हेलो आन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे। और आज के इस सेशन को करते हैं शुरू, जहां हम बात करने वाले एक नए टॉपिक अंतःस्रावी प्रणाली के बारे में, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। सेशन को एक बार बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सबको आ रही है प्रॉपरली। मनीष, कृष्णा, गुरुदत्त, ओमनी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो, तो लास्ट हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म किया था, एंड उसके आगे आज शुरू करेंगे आपका ये नया टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी प्रणाली। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूंगी। ठीक है, कि यहाँ पर हम ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, राइट। इस पूरे चैप्टर में जिसका डिस्कशन अपन करेंगे यहाँ पे, वो होंगी आपकी ग्लैंड्स, जिन्हें आप ग्रंथि कहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक वर्ड होता है जिसे कहा जाता है ऑर्गन, और एक होता है ग्लैंड, अंग या ग्रंथि। तो सबसे पहले तो आप लोग यही बताएंगे कि इनमें से कौन सा अंग है और कौन सी ग्रंथि है। जैसे कि आपके शरीर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मैं बात करूं स्टमक के बारे में, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि ये जो अमाशय होता है यानी स्टमक होता है, ये आपका कोई ऑर्गन है या ग्लैंड है। जल्दी से बताएंगे भाई, ये हिस्सा हमारा कौन सा कहलाया जाएगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। कल एप्लीकेशन पर बायोलॉजी की क्लास नहीं चली थी, इसलिए नहीं चली थी क्योंकि कल आपकी मैराथन थी, सुबह 8 से 11 6 घंटे की लगातार मैराथन चल रही थी। तो कल आपका वो वाला टाइम जो था उस पर क्लास नहीं हो पाई थी, राइट। बताइए भाई फटाफट से। ठीक है, आपने कहा मैम ये ऑर्गन है, ओके, मान लिया कि स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है। दूसरा नाम मैं आपके सामने रखती हूँ ब्रेन का, मस्तिष्क का। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क अंग है या ग्रंथि है? ठीक है, ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड नहीं है। स्टमक एक प्रकार का ऑर्गन है, जस्ट एक ऑर्गन है, ठीक। ब्रेन भी क्या है, एक ऑर्गन है, ओके मैडम, मान लिया। मैं आपसे कहूं कि भाई ह्यूमन का हार्ट है, तो हार्ट को क्या आप ग्रंथि कहते हो, हृदय को? आप बोलेंगे नहीं, ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन है। मैं आपसे कहूं थायराइड है यहाँ पे, हाँ, अवटु है, ये क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ ग्लैंड कह रहे हैं, कुछ ग्रंथि कह रहे हैं, कुछ ऑर्गन कह रहे हैं। बड़ा दुविधा है मैम, यही तो समझ नहीं आता। स्टमक एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, हृदय एक ऑर्गन है, लेकिन थायराइड, थायराइड क्या है? थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड इज अ ग्लैंड। यहीं पर ऐसे ही मैं बात करूं आपसे लिवर के बारे में, यकृत के बारे में, तो यकृत क्या है? यकृत एक प्रकार की ग्रंथि है। लेकिन ये जो फर्क, ये जो डिवीजन आप लोगों ने देखा, ये किस आधार पर देखा कि क्या ऑर्गन है क्या ग्लैंड है? देखो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस डाउट के बीच में अभी भी एक दुविधा बनी हुई है कि ऑर्गन और ग्लैंड में अंतर क्या होता है। हमारे शरीर में मुख से लेकर गुदा तक बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स भी आते हैं और ऑर्गन्स भी आते हैं। ऐसे ही पूरे शरीर की बात करूं तो मैम ये दोनों चीजें हमारी देखी जाती है, लेकिन इन दोनों में छोटा सा फर्क क्या है। आपके बॉडी में कोई भी अगर मेरे पास ग्रंथि है, देखो समझना बात को, आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये जो ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होती है ना, इस ग्लैंड का काम होता है कि ये कुछ ना कुछ स्त्राव करती है, कुछ ना कुछ बनाती है, ठीक है। ये यहाँ पर किसी प्रकार का सिक्रीशन जो है वो करती हुई नजर आएगी। जैसे कि या तो ये अपने द्वारा कोई रस का स्त्राव करेगी, या फिर ये अपने द्वारा कोई हार्मोन का स्त्राव करेगी। मतलब इन ग्रंथियों की खास बात क्या है कि ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ स्त्राव करते हुए नजर आते हैं, करेक्ट। यहां पर अगर मैं अंग में देखूं, अब छोटी सी बात बताओ, क्या ब्रेन से कोई रस बन रहा है? क्यों भाई, जल्दी से बताओ, क्या ब्रेन से कोई रस बन रहा है? कोई हार्मोन बनता है क्या ब्रेन से? नहीं मैम। ब्रेन के अंदर भले ही हमारी एक पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि बैठी होती है, वो काम करती है हार्मोन बनाने का। सिमिलरली हृदय है, क्या हृदय से कुछ रस बन रहा है, कोई आपका हार्मोन बन रहा है? आप बोलोगे नहीं बन रहा। हृदय जस्ट एक मोटर की तरह ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने में मदद कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर से कुछ स्राव होता है, वो या तो रस बनाती हैं या वो हॉर्मोन्स बनाती हैं। बट
ऑर्गन्स किसी भी प्रकार का कोई स्त्राव नहीं करते हैं। समझ आ रही है कहानी की नहीं बेटा? पहली स्लाइड है ये। हाँ जी हाँ, तो या तो ये कुछ रस बनाएंगे, कोई एंजाइम बनाएंगे, या फिर ये हॉर्मोन्स का स्त्राव करेंगे। विपिन बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ग्रंथियों के बारे में कि देखो ऑर्गन्स में तो हमारे पास स्टमक था, ब्रेन था, हार्ट था। मैं किडनी की बात कर दूं, मैं हाथ पैरों की बात कर दूं, कोई इंजाइम नहीं बना रहे ना, ये कोई भी आपका अलग से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। थायराइड को हिंदी में लिखा है अवटू, अभी ये सब पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी इन दो चीजों को बनाए, कोई रस बनाए, रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, या फिर कोई हार्मोन बनाए, तो अगर तुम्हें पहचानना हो ना, तो आप इन दोनों विशेषताओं से पहचानोगे कि यार मेरे पास लिवर है। लिवर से क्या बनता है? लिवर से कोई हार्मोन तो नहीं बनता, लेकिन लिवर से एक बाइल जूस बनता है, पित्त का रस बनता है। करेक्ट? तो इसी प्रकार से आपके जो भी ग्रंथियां होती हैं, आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ बनता है। ऑर्गन का काम केवल अपना काम करने का होता है, जो अपना कार्य है उसको यहाँ पर ये करेगा। ठीक है, आप बोलोगे मैम अमाशय, स्टमक, स्टमक को ग्रंथि कह देते हैं। स्टमक को ग्रंथि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि स्टमक जो है ना, वो अपने अंदर से HCl नहीं बनाता। स्टमक के अंदर जो म्यूकस की झिल्ली होती है वो बनाती है। तो ये जस्ट एक ऑर्गन है जिसमें खाना आ रहा है, पच रहा है और आगे की तरफ पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, चलो जिस किसी ने पहली क्लासेस नहीं करी है कोई बात नहीं, आज पहला टॉपिक मतलब एक नया टॉपिक आपका चल रहा है, आप यहाँ से भी क्लास को कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। शांतनु, कन्हैया, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये चैप्टर का नाम आज आपका पड़ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए इसी आधार पे जरा शुरू करते हैं कि हमारे शरीर में देखो इतनी सारी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी की सारी क्या है, हमारी अलग अलग ग्रंथियां यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताऊं कि जब हम ग्लैंड्स की बात कर ही रहे हैं, तो ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ये ग्रंथियां भी मुख्य तौर पे आपकी 2 अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, समझ लो, उसके बाद सब नोट करवा देंगे। एक्सोक्राइन को कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि, और दूसरी आती है एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। दोनों में फर्क क्या है कि ग्रंथियां हमने 2 प्रकार की बांट दी, हालांकि एक और टाइप होता है, पढ़ेंगे उसे। एक्सो मतलब बाहर, बही मतलब बाहर, कि मतलब इनसे जो स्त्राव बनेगा वो कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ लिवर के बारे में कि मैडम ये मेरे पास क्या है, लिवर है। लिवर में एक गॉल ब्लैडर लगी होती है, ठीक है, लगा दी, और यहाँ से एक पाइप निकल रही होती है। अब इसमें से जो भी बनेगा वो कहाँ जाएगा? ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि ये अपना जो भी सिक्रीशन है, लिवर ने जो भी बाइल बनाया होगा, जो भी पित्त बनाया होगा, वो कहाँ पहुंचा देगी? इस नलिका के द्वारा नीचे की तरफ पहुंचा देगी। इसी प्रकार से मान लो मैं बात करूं आपके अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय भी ऐसा दिखाई देता है, एक पत्ती जैसा। इसमें से जो भी अग्नाशय का रस बनेगा वो इस नलिका के माध्यम से नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी ये अपने बॉडी में या अपनी जो ग्रंथियां हैं, ये जो भी बनाती है ना, ये किसी नलिका के द्वारा, किसी वेसल के द्वारा, किसी ऐसी आपकी डक्ट के द्वारा आगे पहुंचा देती हैं। पहला डिफरेंस। यहाँ पर जो अंतःस्रावी, अंतः मतलब क्या हो जाता है? इनर, ये अपना स्त्राव क्या करती हैं? सीधे ब्लड में पहुंचा देती है, इन्हें कोई पाइप वाइप की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो मेरे पास ये थायराइड की ग्लैंड है, H आकार की है। अब ये अपना जो भी स्त्राव होगा, यहाँ से जो भी हार्मोन बनेंगे, इसके चारों तरफ घूम रही होगी एक रक्त की नलिका, और ये क्या करेगी? सीधे उस रक्त की वेसल में अपना सारा सिक्रीशन, अपने हार्मोन्स को पहुंचा देती है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ कि मैम एक तरफ इनका जो भी स्त्राव है वो पाइप के माध्यम से जा रहा है, वो ऐसे इन डक्ट के माध्यम से जा रहा है। ये वाली जो हमारी अलग अलग डक्ट लगी हुई है, ये हो गई, ये हो गई, मतलब इनके अंदर डक्ट एक वाहिका मौजूद होती है, और यहाँ पर कोई डक्ट नहीं है। सीधे जो भी बनाएंगी वो कहाँ पहुंचा देंगी कि लो भैया ब्लड जा ही रहा है, सीधे सीधे ब्लड के अंदर भेज देंगी। यहाँ से जो भी हार्मोन थायराइड बनाएगा, जो भी अलग अलग ग्रंथियां हार्मोन्स को बनाती हैं, तो इनको कहा जाता है डक्ट लेस, यानी नलिका रहित। इनमें कोई भी नलिका मौजूद नहीं होती है। एक बार थम्स अप का साइन भेज देंगे, क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, आ गया क्लियर? इसी में अब एक्सोक्राइन अलग है, एंडोक्राइन अलग है, इनको जरा लिख लेते हैं फटाफट से। देखिए भाई,
सबसे पहले नोट करिए ग्लैंड क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके पॉइंट को लिखते चलेंगे। चैप्टर की हेडिंग जो है वो आप डालेंगे यहाँ पर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि, फटाफट से लिखेंगे। ग्लैंड क्या है? एक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो एक साथ काम करता है और कुछ ना कुछ स्त्राव यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। लार ग्रंथि, लार जो बनाती है वो लार ग्रंथि बनाती है। ठीक है मितेश, अभिषेक। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड अभी आपका एक्सोक्राइन के अंदर आएगा, जिसमें डक्ट लगी होगी वो सब हमारे एक्सोक्राइन के अंदर आते हैं। लिखो इसे। क्लियर है भाई, सबको लिख लिया? तो ग्लैंड सिर्फ एक कोशिकाओं का समूह यहाँ पर कहा जाता है। करेक्ट। चलो, अब एक एक करके बात करेंगे कि हमारी ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं। ये होती हैं टोटल 3 प्रकार की, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन और एक आती है आपकी मिश्रित ग्रंथि। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपकी वो ग्रंथियां जो सीधे सीधे शरीर के सतह पर एक वाहिनी के माध्यम से पदार्थ का स्राव करती है, यानी इनको क्या चाहिए, इनको एक डक्ट यहाँ पर चाहिए। दूसरी बात कि इसमें कौन कौन आता है, तो देखो हमारा पसीना बनता है किससे, पसीने की ग्रंथि से। आंसू बनते हैं किससे, आंसू की ग्रंथि से। लार बनती है लार ग्रंथि से। जो दुग्ध उत्पादन होता है वो आपके मैमरी ग्लैंड से बनता है, स्तन ग्रंथियों से। कुछ हमारे पाचक एंजाइम जो बनते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से। तो जहां पर भी एक नलिका जा रही होगी उसको हम कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। लिख लीजिए इसको, बहिस्त्रावी ग्रंथियां पसीना, आंसू, लार, दूध, पाचक इनका स्त्राव करती हैं। और जैसे पसीने की बात करेंगे तो स्वेट ग्लैंड्स है, लार की बात करेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड है, मिल्क की बात करोगे तो मेमोरी ग्लैंड्स है। ऐसे ही आपका लेक्रिमल आंसू के लिए आती है, जैसे अश्रु ग्रंथि लिख लेना लेक्रिमल को। ठीक है, वसा में जो हमारे शरीर पे कहते हैं तेल सा बन जाता है, ऑयली स्किन हो जाती है, उसके लिए आती है। ऐसी प्रोस्टेट ग्रंथि हमारी, और श्लेष्मा यानी म्यूकस की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। बेटा ओमनी वो तो पहले ही चली गई थी। एमटीएस में बायोलॉजी आता है और बढ़िया तरीके से आता है, तो कर लो फटाफट से नोट इसको। लिखिए भाई, इन्हें कहते हैं बहिस्त्रावी, यानी बाहर की तरफ अपना स्राव ये यहाँ पर करती हैं। क्लियर है भाई सबको? नोट किया? ये कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लिख लिया तो एक थम्स अप का साइन शेयर करो जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसके बारे में अभी हमने कहा अंतःस्रावी प्रणाली। अंतःस्रावी का काम क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर बनाती हैं हॉर्मोन्स को। मेन काम इनका हॉर्मोन्स को बनाने का ही होता है। तो ये सिक्रीट क्या कर रही है मैम, हॉर्मोन्स को यहाँ पर सिक्रीट कर रही हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स को। और ये डायरेक्टली कहाँ भेज देती हैं, सीधे सीधे ब्लड के अंदर भेज देती हैं, बिना किसी रक्तवाहिका के सीधे रक्त में हार्मोन को स्त्राव करती हैं। इसीलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो पूछ सकता है डक्टलेस कौन से होते हैं, तो डक्टलेस हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, बहुत सारे अलग अलग उदाहरण आपके आते हैं, ठीक है। अमितेश देखो आरपीएफएसआई का एग्जाम अभी तो नहीं, लगभग आपके सितंबर अक्टूबर में ही होगा, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको बताया जाएगा। लिखिए एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। लाइव क्लास है अक्षय यादव, क्लास आपकी लाइव ही होती है सारी। लिख लिया भाई सभी ने। तो ये कहलाती हैं एंडोक्राइन, मतलब एंडोक्राइन हॉर्मोन्स को यहाँ पर बना रही हैं। दिव्यांशु आज ही अपलोड करवाते हैं इसको। इसके बाद अगली आती है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है जो दोनों की तरह काम करे, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन की तरह भी। तो इनको कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां, इसको नोट कर लेंगे। हेट्रोक्राइन के नाम से भी ये जानी जाती है। हेट्रोक्राइन यानी कि जैसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये दोनों की तरह काम करेगी। इसमें आता है आपका पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से आपका पेनक्रियाटिक रस भी बनता है और इसमें इंजाइम, इसके हॉर्मोन्स जो हैं वो भी बनते हुए नजर आते हैं। तो नोट कर लेंगे भाई, इससे दोनों चीजें बनती हैं जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह यहाँ पर काम करती है। इसको लिख लो, फिर टाइप ऑफ ग्लैंड वाली स्लाइड भी शो कर देंगे। इसको नोट करिए एक बार। चलो डन भाई, लिख लिया सभी ने। तो 3 प्रकार की सीधे सीधे आप लोगों की जो ग्रंथियां हैं ये समझ में आई कि नहीं आई, लिख लो अगर इससे किसी को कुछ लिखना है तो। ठीक है सृष्टि कुमारी। ऋषिराज डायरेक्टली जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो एब्जॉर्ब करती हैं उसको, वहां पर आपका ये ट्रांसफर सीधा सीधा किया जाता है। तो इसको कहते हैं डक्टलेस, इसी कारण से, राइट।
अब एक एक करके हमें क्या पढ़नी है, हमें इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करना है कि कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से ये आपका कार्य जो है वो करती हैं। किडनी एक ऑर्गन है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि बैठती है, वो अलग से आपकी पाई जाती है। अब देखिए बात क्या है कि हमारी जो ग्रंथियां होती हैं उसमें आती है कुछ इस प्रकार से। जैसे ब्रेन में बात करूं तो मस्तिष्क के अंदर एक पिट्यूटरी नामक ग्रंथि आती है, उसके पीछे आपकी एक पीनियल ग्रंथि आती है, अग्नाशय है, ठीक है, ऐसी आपके एड्रीनल है, थायराइड है, मतलब बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली ग्रंथि से जिसका नाम है ब्रेन में बैठी हुई आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन पीयूष को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस ही ऐसा होता है जो आपकी पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो सबसे पहले जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे कि आपका ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर डालिएगा, इसको एक नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हाइपोथैलेमस, कि ये आपके फोर ब्रेन के बेस पर पाया जाता है, मास्टर है, मास्टर ग्रंथि का, और एक झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं छदम या झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो मदद करती है आपके ब्रेन से सारे हॉर्मोन्स को बनाने के लिए। तो इट हेल्प्स इट रिलीजिंग ऑल द न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जो हॉर्मोन्स को बनाने में क्या करता है, मदद करने का काम करता है। रोशनी कुमारी का जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। आई विश कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो और जीवन में आप ढेर सारी तरक्की और खुशियां पाएं, ठीक है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। अब एक बार फटाफट से जल्दी से क्या कर लो, इसको नोट कर लो कि ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। देखिए हमने ब्रेन पढ़ा था और ब्रेन के अंदर हमारा ये भाग था कि हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे फिर पीयूष को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल होगा सब कुछ। अभी पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये देखिए हाइपोथैलेमस है, मेन काम क्या होता है कि यही हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि को रेगुलेट करता है। अब जरा तुम एक छोटा सा डायग्राम पर नजर देखना है यहाँ पर कि मैम हमारे बॉडी में ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमस का। ये हाइपोथैलेमस ऊपर से नीचे की तरफ एक डंठल के साथ जैसे लटका होता है, कुछ इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को बनाता है, और ये हमारी सबसे पहली ब्रेन में मौजूद मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। अब मैंने आपको बोला कि इसमें सेकंड पॉइंट था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी खुशबू, बिल्कुल परेशान मत होना। हमने कहा कि मैम हमारा सबसे पहला जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हॉर्मोन्स बनाता है, वो ये पीयूष ग्रंथि है। यानी इतना भाग जो है ना, ये वाला, ये कहलाता है आपकी पीयूष ग्रंथि का। लेकिन इसके ऊपर एक हाइपोथैलेमस नाम का अंग होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन से जब आदेश आता है तभी ये यहाँ पर काम करता है। तो ध्यान रखना है इस बात को कि जब तक
आपका हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं देगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रंथि का स्राव नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहली ग्रंथि जो है हमारी वो कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि आपके शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है, क्योंकि ये लगभग सभी अलग अलग हॉर्मोन्स का स्त्राव यहाँ पर जो है करती है। अगला आपने कहा कि ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्रंथि है जो कि सबसे छोटी यहाँ पर कही जाती है। चने मटर के दाने के समान देखो एक ऐसे छोटा सा अंग होगा। इसका वजन आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 0.5 ग्राम का होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के रंग में दिखाई देती है, तो ये कुछ आपको रेडिश ग्रे कलर की, ठीक है, लाल गुलाबी रंग की और मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान ग्रंथि दिखाई देती है। कई बार पूछा जा चुका है कि इसको रेडिश ग्रे पी साइज्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। पी साइज्ड यानी मटर के दाने के समान ये आपको नजर आती है, इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्या हुआ मयंक? दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जो चीजें आपको लिखवाई जा रही हैं साथ साथ में आपके पीपीटी में भी है। ठीक है, लिखने का पूरा टाइम दिया जा रहा है, इससे ज्यादा टाइम लिखने का नहीं दिया जा सकता। बाकी किसी और को कोई समस्या हो रही है भाई तो बता दो, क्योंकि मेनली आपके पूरे सिलेबस को पूरे टाइम दे करके इससे ज्यादा टाइम शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, तो नोट करिए इसे फटाफट से। पिट्यूटरी ग्रंथि। लिख लिया भाई सभी ने? ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियरली?
चलो, तो इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। अब देखो इस पीयूष ग्रंथि के, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, 2 से 3 भाग हैं। उन 2 से 3 भागों के साथ ही ये अपने स्त्राव को यहाँ पर करती है। आप जरा इसमें देखेंगे तो इसका एक आगे की तरफ ये लोब होता है जिसको अग्रह पीयूष कहते हैं, और एक पीछे की तरफ पश्च पीयूष यहाँ पर मौजूद होता है। तो मैं अगर इस पूरी पीयूष ग्रंथि की बात करूं तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड, कितने भागों में बांटा इसको हमने? 3 भागों में। सबसे पहला भाग आता है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्रह पीयूष। दूसरा भाग आता है मिडिल पिट्यूटरी। ये मिडिल पिट्यूटरी होता है लेकिन मानव के अंदर ये नहीं पाया जाता, ठीक है। मध्य पीयूष। और तीसरा भाग आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पश्च पीयूष, ठीक है। तो ये 3 भागों में बटी होती है, और इन तीनों भागों के क्या बनते हैं? अलग अलग हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके बनते हैं। तो जल्दी से एक टाइप का ऐसा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अग्रह पीयूष ग्रंथि से कुछ हॉर्मोन्स बनेंगे जिसके अंदर नाम आता है सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन का, जिसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। फिर इसके बाद नाम आएगा आपका प्रोलैक्टिन। फिर आता है आपका LH, FSH, ACTH, और TSH, ठीक है। इन चारों के बारे में भी अभी लिखेंगे। मध्य से एक बनता है इंटरमेडिन, और दूसरा होता है MSH, मिलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन। यहां बनेगा ऑक्सीटोसिन, और दूसरा आता है वासोप्रेसिन। ये वाला भाग जो होता है आपका, ये मानव में नहीं पाया जाता, ठीक है। मानव में अनुपस्थित, ह्यूमंस में एब्सेंट होता है। तो कुल मिलाकर के हमें ये सारे के सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो यहाँ पर इस पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड में पड़ने हैं। अब सोचो, एक छोटी सी 0.5 ग्राम की सबसे छोटी आकार में दिखने वाली ग्रंथि आपके इतने सारे हॉर्मोन्स को बना रही है, तो इसको कहा जाता है कि ये आपकी मास्टर ग्रंथि है। इसी कारण से, क्योंकि ये लगभग ना पूरे शरीर के अलग अलग जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनको बनाने का काम करती है, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हॉर्मोन्स ही बना रही है, जितने भी नाम मैंने आपके लिखे हैं यहाँ पर, ग्रोथ हार्मोन से लेकर के ये सारे, फिर ये इंटरमीडियन MSH, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बना लो फटाफट से। अभी एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या वासोप्रेसिन है, क्या LH है, क्या FSH है। सृष्टि डोंट वरी, मैं इसको आज ही करवाती हूँ, ठीक है भाई। और देखो, जहां जरूरत होती है वहां लिखवाकर, और जहां जरूरत होती है वहां पर आपका PPT से, तो दोनों तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं।
आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। बनाओ भाई इसे फटाफट से। सब प्रैक्टिस सेट, सारी प्रैक्टिस शीट्स यहीं पर मिल जाएंगी आपको, और अभी क्लास के बाद में आज इसको फाइनली आपकी सारी अपलोड करवा देंगे। लिख लिया अभी सभी ने? अब देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आपके इस ग्रोथ हार्मोन के बारे में, वृद्धि हार्मोन के बारे में। कृष्णा, हीमोडायलिसिस में छोटी सी बात, हमें पूरा प्रोसेस नहीं याद करके जाना ना, हमसे पूछता। हीमोडायलिसिस में हमें सिर्फ ये याद करना है कि हमारी बॉडी में जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है वो हमारे रक्त में इकट्ठा हुए यूरिया को बाहर निकालने की एक तकनीक है। जो एक्यूमुलेटेड यूरिया होता है, जो ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो जाता है, उसको छनन करने के लिए पूरी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे शरीर में वृद्धि का हार्मोन होता है ना, देखिए वो उसका मेन काम क्या होगा, पहला हेडिंग डालना है यहाँ पे, वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि का मतलब होता है कि मैम हाइट, आपने देखा है बहुत लोगों की हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है और किसी की हाइट बहुत छोटी होती है। ठीक है, इसमें अगर छोटी सी एक पार्ट देखें कि भाई वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कराने में, ग्रोथ कराने में मदद कर रहा है। आप जानते हैं कि बच्चे का विकास, हाइट कब तक बढ़ती है, नॉर्मली कहते हैं ना टीन एज में 18 19 20 साल तक आपकी हाइट बढ़ेगी, फिर नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन बनता है जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो इसी पिट्यूटरी का पहला हार्मोन जो हमने कहा, इसमें आप लिख लेना कि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये क्या कराता है? ये शरीर का विकास कराता है। यह शरीर के विकास में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होगा कि ये बॉडी का डेवलपमेंट कराएगा। अब ये हार्मोन अगर नॉर्मली बन रहा है तो आप जानते हो इंसान की हाइट 4 से 6 फीट तक होती है। कितनी? 4 से 6 फीट। औसतन व्यक्ति 5 फीट, 5.5 फीट, कोई 6 फीट, कोई 4 फीट तक होता है। लेकिन अगर मान लो ये ग्रोथ हार्मोन बने ही ना, बहुत कम मात्रा में बने, तो व्यक्ति की हाइट बढ़ पाएगी क्या? नहीं बढ़ पाएगी। तब हम कहते हैं कि व्यक्ति बोना रह गया, व्यक्ति में बोनापन आ गया, क्योंकि ग्रोथ का हार्मोन ही नहीं बना तो ग्रोथ होगी कहाँ से? व्यक्ति की हाइट 2-2.5 फीट की रह गई। और अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बना रहा है तो उसको कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, हाइट उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर इसका हो जाए हाइपर सिक्रीशन, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और सिक्रीशन मतलब स्त्राव, तो जिसका ज्यादा स्त्राव हो जाए तब आती है बीमारी गाइगेंटिज्म की। ठीक है, लंबाई में वृद्धि। और अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, कम स्त्राव हो जाए, हाइपो का मतलब होता है कम, सिक्रीशन मतलब स्त्राव, कम स्त्राव होगा तो व्यक्ति रह जाएगा बोना, जिसको आप कहते हो ड्वार्फिज्म, यानी बोनापन। जब बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना व्यक्ति, यानी जब उसका हाइपर सिक्रीशन होता है, तो एक बीमारी तो एक गाइगेंटिज्म की होती है, एक दूसरी भी लिख लेना, एक्रोमिगेली। एक्रोमेगैली में व्यक्ति गोरिल्ला जैसा दिखता है, गोरिल्ला जैसा व्यक्ति, इसे कहते हैं हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन। ये दो बीमारियां होती हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखो इस व्यक्ति की हाइट जैसे कितनी ज्यादा लंबी है, इसका मतलब इसकी बॉडी में क्या हुआ है?
हाइपर सिक्रीशन हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि उसका चेहरा, इधर देखो भाई ध्यान से, इसका चेहरा जो है वो नॉर्मल है और इसके हाथ भी नॉर्मल है, लेकिन अगर इसको एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली मतलब जब बॉडी में ग्रोथ का हार्मोन बहुत ज्यादा बन जाए, तो इसका चेहरा देख रहे हो कितना बड़ा हो चुका है और इसके हाथ देख रहे हो कितने बड़े हो चुके हैं, इस बीमारी को कहते हैं व्यक्ति चिंपैंजी गोरिल्ला जैसा दिखना शुरू हो जाता है, हो जाता है। मोनिका अपने आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, आपको हाइट बढ़ानी है तो आप तो एक्सरसाइजेस के थ्रू बढ़ा भी लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ का हार्मोन ही तुम अपनी मर्जी से ज्यादा बना लो, राइट। कोई बात नहीं रियू, तो इसे कहते हैं एक्रोमेगैली। और अगर कहीं पर छोटा रह जाए तो देख रहे हो कि हाइट कितनी छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बोनापन है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुकी हैं, ज्योति कुमारी का नाम सुना होगा आपने, इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी द शॉर्टेस्ट वुमेन के नाम से, खिताब से जाना गया है कि एक साइकिल के टायर से छोटी इनकी हाइट है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के कंपैरिजन में देखें तो बड़ी छोटी सी इनकी हाइट जो है वो दिखाई देती है। तो ये कहलाता है आपका ग्रोथ हार्मोन। करेक्ट, समझ आया सभी को कि नहीं? हाँ, जैसे कि खली, तो अब इसको फटाफट से लिख लो, खली के साथ साथ पिट्यूटरी ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन को, कि बढ़ेगा या घटेगा तो कुछ अलग अलग आपके दिखाई देते हैं यहाँ पर लक्षण। नोट किया भाई सभी ने? तो पहला कहलाता है ग्रोथ हार्मोन, करेक्ट, हाँ बॉडी में बनता है, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं आपके प्रोलैक्टिन के बारे में, मतलब इसी का आपका अगला हार्मोन। प्रोलैक्टिन का काम होता है जो मिल्क के सिक्रीशन में मदद कराता है, कि यहां से ऑर्डर जाएगा पहले, देन आपके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीट होगा। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। यह स्तन ग्रंथि से दुग्ध उत्पादन में मदद करता है, यानी ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन बनेगा और ये जाएगा आपके मेमोरी ग्लैंड्स पे, देन आपका बन जाएगा। स्मॉलेस्ट पीनियल होती है, साइज में पिट्यूटरी भी छोटी दिखाई देती है, सबसे छोटी पीनियल के लिए बात करेंगे। हाँ नचिता कर सकते हो बच्चे, लिखो इसे फटाफट से, ये कहलाता है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट पे आएंगे फिर। क्लियर? तो इसे कहते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि। ये आज फर्स्ट क्लास है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हाँ जी इरफान खान।
प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, इसका एग्जाम्पल थोड़ी होगा कुछ। प्रोलैक्टिन अपने आप में एक हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये सोचो कि ब्रेन में था हाइपोथैलेमस, इमेजिन करो जरा सिचुएशन को। ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हमारे अग्रह मस्तिष्क का भाग होता है। इस हाइपोथैलेमस ने आदेश दिया, किसको आदेश दिया? इसने आदेश दिया हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को, पीयूष ग्लैंड को, ठीक है, कि भाई देखो जाओ और आप ना एक हार्मोन जारी करो। इसने एक हार्मोन जारी करा जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। जैसे हमारे अन्य हार्मोन्स है ना, इंसुलिन है, ग्लूकागन है, ग्रोथ का हार्मोन था, ऐसे ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? एक हार्मोन है। अब हार्मोन है तो कहाँ जाएगा? सीधे सीधे आपके ब्लड में चला जाएगा और फिर ये पहुंचेगा स्तन ग्रंथियों तक, यानी मैमरी ग्लैंड्स तक। जब ये वहां पहुंचेगा तब ये क्या कराएगा? मिल्क प्रोडक्शन में मदद कराएगा। यानी जब तक ये हाइपोथैलेमस आदेश नहीं देगा ये पिट्यूटरी काम नहीं करेगी, पिट्यूटरी काम नहीं करेगी तो प्रोलैक्टिन नहीं आएगा, प्रोलैक्टिन नहीं आएगा तो स्तन ग्रंथियों तक आदेश नहीं जाएगा और तब तक मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए साइकिल को समझना कि ये आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बात नहीं अनीता, कोई बात नहीं, चलो लिख कर ही पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ो जल्दी से, है ना। समझ आया कि नहीं? तो कुछ इस प्रकार से आपका ये भाग जो है वो दिखाई देता है। यानी अल्टीमेटली कहानी कहाँ से चल रही है? अब भी ब्रेन से ही चल रही है। सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे नियंत्रित होती हैं? ब्रेन के माध्यम से ही नियंत्रित होती हैं। श्रीकांत कुमार, मध्य वाली पहले थी लेकिन अब धीरे धीरे करके व्यक्ति के साथ गायब हो गई, रुडिमेंट्री हो चुकी है वो। तो मानव के अंदर पहले थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। मिडिल पिट्यूटरी नोट कर लिया सभी ने? बताइए फटाफट से। चलो, तो ये है प्रोलैक्टिन। और ऐसे ही एक अगला हार्मोन आता है जिसको कहते हैं एसीटीएच। एसीटीएच का मतलब होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फुल फॉर्म याद रखना, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब जैसे ब्रेन हमारा ऑर्डर दे रहा था मेमोरी ग्लैंड्स को, ऐसे ही ब्रेन अब कहाँ जाएगा? हमारी ये दो किडनी होती हैं, इन किडनी के ऊपर हमने बताया था एक ग्रंथि पाई जाती है। इन ग्रंथियों को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ना, बेसिकली हमारे इन अधिवृक्क ग्रंथियों से कुछ हार्मोन्स बनते हैं। और वो हार्मोन्स कब बनेंगे? जब हमारा ब्रेन आदेश देगा। तो ब्रेन ने एक हार्मोन भेजा जिसका नाम है एसीटीएच। ये एसीटीएच कहाँ जाएगा? आपकी अधिवृक्क ग्रंथि पे, और कहेगा कि बेटा अपने हार्मोन्स को बनाना शुरू कर दो। समझ आया कि नहीं आया? हाइपोथैलेमस में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो बॉडी कतई काम नहीं कर सकती, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, एक सेरिब्रम और एक आपका ये हाइपोथैलेमस। इन टोटल पूरा ब्रेन ही इसीलिए हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये क्या करेगी? अधिवृक्क ग्रंथि को स्टेरॉइड हार्मोन जारी करने में मदद करती है। और हमारी त्वचा में जो मेलानिन बनता है, तुम कहते हो ना कि मैम इंसान कितना गोरा है, कितना काला है, उसका स्किन का कलर कितना डार्क है, कितना फेयर है, वो मेलानिन के द्वारा, इस पिगमेंट के द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारी बॉडी में जो मेलानिन बनता है, इसको कौन संभालता है? इसको संभालती है ये एसीटीएच नामक हार्मोन। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ भाई जल्दी से। हाँ हाँ, आज से क्लास ले लो, कोई समस्या नहीं है। आज ये टॉपिक नया है तो आज आप क्लास ले सकते हैं। सभी को समझ आया तो एक थम्स अप का साइन शेयर करो। क्लियर? तो देखो हमने अभी 3 हॉर्मोन्स पढ़े हैं आपके पिट्यूटरी के। 3 में भी हमने कौन कौन सा पढ़ा? ये ग्रोथ वाला पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन पढ़ लिया और एसीटीएच पढ़ लिया। बाकी एलएच, एफएसएच और टीएसएच इनको कवर करेंगे आपके कल वाली क्लास में, यानी अगली क्लास में। बाकी आई होप कि यहाँ तक की सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। हाँ, प्रोडक्शन पहले पिट्यूटरी से हॉर्मोन्स का होता है, फिर जाके कहीं ये आपकी ग्रंथियां और अलग अलग अंग जो है वो काम करते हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक एक बार अभी मैं पीडीएफ अपलोड करा दूंगी, नोट कर लेना कुछ रह गया हो, और इसके आगे का पढ़ेंगे कल। टिल देन आई होप कि रिविजन अच्छे से आप लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। ऑल राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।